हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सेट आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021, मतलब 13 फरवरी 2021 को हुआ था। ये सेट हिंदी में है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के। इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये चेक करना है। तो देखते हैं, 9 4 जा 36 आ जाता है, 36 144, ये कितना आएगा? हाँ, ये भी 4। जब 36 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो 144 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 400, 416 और 160। तो ये आ जाएगा, देखो 144 इंटू 4 करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था रीजनिंग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? हिंदी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। डेडिकेटेड मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये था करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसका मतलब करंट अफेयर में हमारे जो भी न्यूज़ में रहते हैं, ऑब्जर्वेटरी हुए, उपग्रह हुए, तो कुल मिला के इसरो से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है एस्ट्रोसैट। और अभी रिसेंटली बहुत सारे इसरो ने काम किए, जैसे कि ये अंतरिक्ष में स्पेस डॉक सिस्टम का सफल परीक्षण किए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या 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 इम्पोर्टेंट होगा कि पहली बात तो स्पेस डॉक क्या है, पहली बार। फिर ये पूछ सकते हैं कि भी जो इसके लिए जो मिशन चलाया गया था वो किस तारीख को, किस डेट को किया गया था, तो ये सब पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? तो 2020 तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने थे? तो न्यूक्लियर रिएक्टर थे हमारे 22। और आज भी, आज मतलब जनवरी 2025, या फिर ये कह सकते हो कि 4 फरवरी 2025 तक भी 22 ही न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। जिसमें से सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, तमिलनाडु। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का है, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक, यदि 40% लड़के, 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 1000 लड़के हुए और 600 लड़कियां हो गई। ठीक, ये बॉयज़ हो गए, 600 गर्ल्स हो गई। तो 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। 40% इसका कितना आएगा? 400। इसका 35% कितना आएगा? इसका मुझे लगता है 35% आएगा, देखते हैं, 210। ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत, तो कितने पास नहीं हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं? तो 600 फेल हो रहे हैं लड़कों में, और लड़कियों में हो रही हैं कितनी फेल हो रही हैं? 390। ठीक है, तो इतने का कितना हुआ? 990। इतने का 1600 टोटल है ना। तो इसका हम जब निकालेंगे तो कैसे आएगा? 16 छक 96
ठीक है। और फिर एक 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये एक ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो जाएगा 61.88। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, संबंध इसमें स्थापित करना है, लड़का आदमी, बच्चा वयस्क। बिल्कुल जो दिया है एकदम, लड़का क्या होता है, आदमी बनता है, बच्चा क्या बनता है, वयस्क बनता है, महिला तो बनता नहीं है, लड़की बनता नहीं, शिशु बनता नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखा? यह पुस्तक लिखा है गुलबदन बेगम। ये कौन थी? गुलबदन थी बेगम, ये बहन थी किसकी? हुमायूं की। और हुमायूं कौन था? दूसरा सेकंड मुगल शासक था। किसके बाद? बाबर के बाद आया था। ठीक, उसके बाद और ख़ास बात यह है हुमायूं का कि हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी ने 1539 और फिर 1540 दो युद्ध किया था, बैटल ऑफ बालीग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों युद्ध किया और फिर इनको हरा दिया, इसको हरा दिया हुमायूं को, ये भाग गया, निकल गया। और उसके बाद शेरशाह सूरी जो है, शेर खान जिसका नाम था, इसको शेरशाह सूरी, फिर इसने शेरशाह सूरी, फरीद खान एक्चुअली में इसका नाम था, ओरिजिनल नाम, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, फरीद खान। शेरशाह सूरी के नाम से इसने जो है गद्दी पे बैठाई है। उसके बाद हुमायूं हारा हुआ था, मतलब सबसे फेल्ड मुग़ल शासक था हुमायूं। लेकिन इसको भी ग्लैमराइज करने के लिए हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियाँ गढ़ दी गई हैं कि गया था गुफा में, मकड़ी को देखा, 17 बार मकड़ी, 16-17 बार कितनी बार गिर गई थी मकड़ी, फिर उसके बाद उठ रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी। तो ये फालतू के कहानी बना के ग्लैमराइज कर रहे हैं हुमायूं को। कुल मिला के ये हारा हुआ था। उसके बाद में फिर जो है शेरशाह जब तक था तब तक ये हारा ही रहा, कभी नहीं जीता। फिर उसके बाद आगे फिर अकबर के समय शेरशाह के जो है शेरशाह का जो इनके जो वंशज हुए, जो इसके वंशज हुए, उसको हरा के अकबर ने वापस से अपना वो लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा 10, ठीक है, घनाभ है, और 10 इसमें और एक जोड़ दो। ठीक है, तो ये 10 था, ये 10 था और ये भी 10 था, तो 10-10 जुड़ के कितना हो गया? टोटल हो गया 20। ये हुआ ना? तो क्या पूछ रहा है? तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो गया 10 20। ठीक है, 10 गुणे 20, ये हो गया एक का क्षेत्रफल। ठीक है, और ऐसे हमें मिलेंगे 4। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 800। ठीक, प्लस ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं ना, ये कितने हैं? ये 100 + 100 है, तो ये हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा घनाभ। ये 3D हो गया ये। अब देखो, ये हिस्सा, फिर उस साइड जो पीछे पड़ा है वो हिस्सा, ये हिस्सा और नीचे का हिस्सा, 4 ये हो गए,
तो इसीलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई किया। और 10 इंटू 2 20 क्या है 20 और 10, तो ऐसे करके 4 हिस्से बन रहे हैं तो उसका 800 हो जाएगा। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये कई बार हम मिस कर जाते हैं, बट ये भी है, ये तो 10 ही और 10 ही था ना, तो ये हो जाएंगे 100, तो ये हो जाएगा टोटल 1000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 500 व्यक्ति एक घनभ आकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब ये बात वही आ जाती है, एक समझ लो घन के आकार का एक तालाब है। ठीक है, 50 है इसका, 80 है इसका, और डेप्थ भी हो गया कुछ। ठीक है, तो इसका कुछ डेप्थ भी होगा, कुछ अंदर की तरफ है। ठीक है, इसको अंदर ले लो। और क्या करना है, यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित 500 व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन इतना है। ठीक है, कितना है, एक व्यक्ति 0.04 मीटर क्यूब कर रहा है। ठीक है, तो 500 आदमी जब नहा लेंगे तो कितना करेंगे, तो ये मुझे लगता है ये हो जाएगा 20 कितना मीटर क्यूब। ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा पानी का, तो मान लो ये है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 550 इंटू 80 इंटू, मान लो ये h की जल स्तर की वृद्धि करते हैं, h की, तो ये हो जाएगा क्यूब में, और 20 इतना पानी ये वो कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें एक है ये, इसमें जो मेन फंडा ये है ना, यूनिट सेम है। ठीक है, यूनिट ये 80 मीटर 50 मीटर और ये भी मीटर। ठीक है, h फाइंड करते हैं। h जब हम फाइंड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 हो जाएगा, और h हो जाएगा ये 1/200 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया h, लेकिन हमारा आंसर देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको बस मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब नहीं है, 2 मीटर ऑलरेडी आए थे तो ये कट गए, तो ये सिर्फ मीटर बच रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, अब इसको बस हमें सिंपली सेंटीमीटर में करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है 1/200 को, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है और लेकिन 9 से कम है। 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है, तो कौन कौन सी संख्या होंगी, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए, 7 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 11 से कम, 8, 9, 10, 11। अब बताओ ये वह संख्या कौन सी हो सकती है, तो देखो 5, 6, 7 तो नहीं हो सकती, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 ही बच रहा है, इसमें 9, 10 नहीं होनी सकती, 8 ही बच रहा है, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है क्वेश्चन, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे इसको स्किप मारना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आता है तो ठीक, रिस्क लेना है तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो। यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है, सबसे पहली बात यूएसएसआर है क्या, ये था रशिया, जो है रशिया सबसे बड़ा हिस्सा था यूएसएसआर का, और यूएसएसआर
टूट गया 1991 में, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर टूटा, यूनाइटेड है कुल मिला के, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रूस ऐसे करके। ये टूटा जब तो बहुत सारी कंट्री बनी, जैसे यूक्रेन, लिथुआनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, कजाकिस्तान ऐसे करके बहुत सारी कंट्रियाँ बनी हैं यूएसएसआर टूट के। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, सबसे पहले लिथुआनिया ने घोषणा की थी स्वतंत्रता की, ठीक है। तो इसमें कुछ एडेड नॉलेज ये हो सकती है कि एक तो पहली बात कि 1991 में इसका विघटन हुआ था, ठीक है, सोवियत यूनियन टूटा था। ये टूटा था किस लिए? यूएस के साथ इसके जो है खींचातानी चल रही थी, और यूएस को ऑब्वियसली ये जब तक यूएसएसआर था तब तक बहुत स्ट्रांग था, ये यूएस को टक्कर देने वाली स्थिति में था ये। तो यूएस ने इसको तोड़ा। उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर, ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट की कोल्ड वॉर चल रही थी। तो यूएस ने दुनिया भर के टिकड़मबाजी करके इसको तोड़ दिया, और टूट के अभी क्या है, मेजरली सबसे बड़ा हिस्सा जो है रशिया बन रखा है। और रशिया वापस से कुछ हिस्सों को चाहता है कि उसका हो जाए, जैसे यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, क्योंकि वो अपना ही मानते हैं कहीं ना कहीं। बहुत लोग, मतलब लोग भी ऐसे हैं, मिले जुले ही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ये कोबेल, ये एक्चुअली में ये है लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी, यही तो किया जाता है, 0 1, यही तो है। डाटा प्रोसेस के लिए 0 1 यूज़ किया जाता है। बेसिक ये भी मशीन लैंग्वेज है, डाटा प्रोसेस के लिए नहीं होता है, ये मशीन लैंग्वेज है। विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें करना है, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था डैश संकुचित हुई है। ये एक्चुअली में है करंट का क्वेश्चन, एकदम कोर करंट का क्वेश्चन है। तो करंट में ऐसे भी रिलेवेंट फैक्ट हमें देखने पड़ेंगे, जिसका आंसर था उस समय 31%, अभी क्या है थोड़ा बहुत बदल गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक, ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय यूएई ने दिया था, मोदी को हमेशा कोई ना कोई देता रहता है। तो अभी क्या है कि 2024 के लास्ट में, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद फिर 2025 के जनवरी, फरवरी और मार्च, इस समय में जो मोदी को अगर कुछ मिला है सम्मान वगैरह, कहीं मोदी गए हैं विजिट में, उन सबको ध्यान देना पड़ेगा करंट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये हुआ था 14 बैंकों का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक और फैक्ट है इससे जुड़ी कि 1980 में दूसरा सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ था, दूसरा राष्ट्रीयकरण, इस समय हुआ था 6 बैंक, याद रखना। अगर 1969 में पहला हुआ था 14 बैंक, और 1980 में 6 बैंकों का हुआ था राष्ट्रीयकरण, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं, ठीक है। प्रश्न दिया गया है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। तो तर्क क्या है? हाँ, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल संयुक्त परिवार मतलब क्या, सुरक्षा ही सुनिश्चित होती है और भार भी बढ़ जाता है, सब मिल के काम करते हैं। नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। अच्छा, देखो, अगर एकल परिवार है ना,
तो कोई व्यवधान नहीं होता। बिल्कुल, देखो ये तो एकदम सही बात है, संयुक्त परिवार में बाहर बढ़ जाते हैं, लेकिन व्यवधान होता है, सुरक्षा होती है, क्योंकि एक दूसरे को मतलब होती है एकता थोड़ी। इसमें स्वतंत्रता होती है, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती क्योंकि व्यवधान होता है। तो और इसमें स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही है। तो मतलब अपने समझ की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP क्या करता है पता है? SDG गोल्स को करता है, रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, इसका मॉनिटर करता है ये। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके हम देख सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म में, जैसे कि UNEP का भी पूछ सकता है, ADB का पूछ सकता है, ISA का पूछ सकता है, उसके बाद यूनिसेफ का पूछ सकता है, देन उसके बाद UNFCCC का पूछ सकता है। तो ये एक्चुअली में ये सारी चीज़ें करंट अफेयर की हैं। जब कोई इंस्टीट्यूट करंट अफेयर में आए तो हमें उसके फुल फॉर्म पे थोड़ा ध्यान देना है। रिपोर्ट्स के भी पूछ सकता है कहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन? एक्चुअली में हुआ क्या था ना, उत्तराखंड में 1900 मुझे लगता है समथिंग 1970s में ना, पेड़ों को जब काटा जा रहा था ना पहाड़ों में, तो वहाँ के लोगों ने काटने का विरोध किया। इसमें गौरा देवी थी जिन्होंने लीड किया था। गौरा देवी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है कभी आगे भी क्वेश्चन। तो गौरा देवी ने क्या किया ना, पेड़ों पे जाके वो लिपट गई, पेड़ों को लिपट गए जाके। उनका देखा देखी सारे गांव, मतलब सबको इकट्ठा किया उन्होंने, फिर सब पेड़ों पे लिपट गए जाके। और जो पेड़ को काट के जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला था ना, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जो ये पेड़ों का चिपकना है ना, ये 1970s की बात है, जो पेड़ों पे चिपकना है ना, इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और ये किस लिए था? पेड़ों और वनों को बचाने के लिए था, कुल मिला के पर्यावरण के लिए था, वर्ण के लिए था, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा काम था। उसके बाद इससे प्रभावित होकर बहुत सारी और जगहों पे अलग अलग नाम से इसी कॉन्सेप्ट को देख के लोगों ने पेड़ों को और वनों का रक्षा की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा, तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। सिंपल है, x की जगह रख दो ये और y की जगह ये रख दो, पुट करते हैं, देखते हैं आगे। तो a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये उल्टा कर दो इसको, ये आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये सिंपल फार्मूला होता है 1 का, ये फार्मूला ही है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला जो 20-25 फार्मूला है, 20-25 फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, इनको जानना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री, और आगे चल के मैं इन 20-25 फार्मूला के लिए जो है एक वीडियो बना के इसमें मैं पूरे कंप्लीट डाल दूंगा कि उन्हीं फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं या फिर उसका यूज़ करके आते हैं अप्लाइड क्वेश्चंस। वो भी बहुत अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फंडा क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? 1880 एकदम कोर फैक्ट है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री को सबसे बेस्ट तरीका है ना मुझे लगता है पढ़ने का, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है काल क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब क्या है ना, या तो घटनाओं के हिसाब से हिस्ट्री याद रहेंगी या तो फिर काल के हिसाब से। जैसे 1800 एक्चुअली में क्या था, यहाँ बंगाल
बंगाल जो है ना, बंगाल में उन्होंने बनाया अपना और उसके बाद उच्चतम न्यायालय जो है एक यहाँ मद्रास में बनाया। कुल मिला के वो बंगाल और मद्रास फिर ऐसे प्रोसेस कर रहे थे। बंगाल में जब इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद मद्रास में इस्टेब्लिश होने के लिए पहले उच्चतम न्यायालय बनाया, उसके बाद और कुछ अपने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, ठीक है, इंडस्ट्री बनाई। ऐसे ही वो मूव कर रहे थे। इंडिया है ना, ये है ना इंडिया। इंडिया में यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, फिर यहाँ से मूव किए मद्रास की तरफ, इस तरफ रूल किए, फिर उसके बाद इधर ही रूल किए, फिर इधर मूव किए, फिर इधर आए, फिर इधर मूव किए, इधर आए, फिर इधर गए एक ब्रांच और एक ब्रांच इधर आया। ऐसे करके इन्होंने कब्जा किया था भारत पे। ये क्रोनोलॉजी है, इसको हिस्ट्री अगर कोई ऐसे पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कूट भाषा में R को 9 लिखा जाता है, C को 24 और E को 22 लिखा जाता है। उसी भाषा में रिसाइट को कैसे लिखा जाएगा? देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या लिख रहा है? C को 24 है ना, कहाँ गया? C को 24 है, अगर ये 25, अच्छा ठीक है, ये रिवर्स जा रहा है। जैसे हम A को 1 देते और तो Y 26 आता ना, अब Y को 1 दे देंगे X Y Z, Z को अगर 1 दे देंगे तो ये 26 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट को रिवर्स काउंटिंग में रख दिया इन्होंने, तो C 24 मिल जाएगा बिल्कुल, और E इस हिसाब से 22 ही आ रहा है, ये 23 आ रहा है, बहुत अच्छे। R कितना आ रहा है? 9, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। रिसाइट का क्या होगा? अब R का होगा 9, E का होगा 22, C का होगा 24, I का क्या होगा? 21, 20, 19, 18, ठीक है। T का क्या होगा? 8, 7 और E, फिर से E। तो देखते हैं ये हमारा आंसर आना चाहिए। R का कितना होगा? 9, E का कितना होगा? 22, C का कितना होगा? 24, 9, 22, 24, उसके बाद I का कितना होगा? 18, उसके बाद T का कितना होगा? 7, और फिर उसके बाद E का कितना होगा? 22। तो 9, 22, 24, 18, 7, 22, 9, 22, 24, 18, 7, 22, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट हो गया इस सेट का। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।